अच्छा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज जो हम करने वाले हैं वो थी आयोनाइजेशन एनर्जी की दूसरी क्लास। सबसे पहले तो कल ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई थी, तो इस बहाने मैं रिवाइज भी थोड़ा सा करवा दूंगा ताकि वो वाला पार्ट भी कवर हो जाए जो कल रिकॉर्डिंग में कवर नहीं हुआ था। तो हमने बात की थी आयोनाइजेशन एनर्जी की, कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमारे टॉपिक का नाम है, वो सबसे पहले तो हमने देखा था उसकी डेफिनेशन। हमने ये देखा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ गैसियस एटम टू फॉर्म वन मोल ऑफ गैसियस पॉजिटिव आयन। अब ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इससे हमें ये समझ आ गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, इंडो का मतलब टेकिंग इन, जैसे हमने बायो में भी पढ़ा था, इंडो का मतलब टेकिंग इन, एक्सो का मतलब टेकिंग आउट। एंडोथर्मिक का मतलब ये है कि वो एनर्जी अपने अंदर लेता है, एटम अब्जॉर्ब करता है। क्यों अब्जॉर्ब करता है? कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसको एक मोल ऑफ गैसियस एटम में से निकालना है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा वन मोल ऑफ गैसियस पॉजिटिव आयन। अब ये जो एनर्जी एटम ऑब्जॉर्व करता है, ये एनर्जी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। मतलब मैं कह ये रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे सपोज, और यहाँ पे न्यूक्लियस है। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। इनको ब्रेक करने के लिए, जिसकी वजह से उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन एस्केप करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी दी जाती है। इस आयनाइजेशन एनर्जी को हम एक केमिकल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स से एक सोडियम का गैसियस एटम में से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना था, मुझे उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी करनी थी। तो मैंने यहाँ पे Na गैस लिखा। वन सिर्फ आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, ये जरूरी नहीं एग्जाम में लिखना। अगर वन लिखा हो तो जरूरी नहीं है, वन के अलावा कोई नंबर लिखो जैसे 2 3 4, तो वो लिखना जरूरी है। वन तो अंडरस्टूड होता है, कुछ नहीं लिखा मतलब वन है। सो सोडियम का गैसियस एटम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसको मैंने साइड पे यहाँ पे लिख दिया, एंड एन Na+ गैसियस आयन इज प्रोड्यूस्ड। गैसियस एटम में से गैसियस आयन इज प्रोड्यूस्ड। अनदर एग्जांपल, मैग्नीशियम का गैसियस एटम में से मैग्नीशियम आयन और एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। फिर हमने बात की कि यहाँ पे हमने लिख तो दिया कि गैसियस और एटॉमिक होना चाहिए, लेकिन गैसियस क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब हम एनर्जी देते हैं किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी एटम को या किसी भी स्पीशीज को, तो हमेशा एक चीज याद रखना, और ये मैं कल लिख नहीं पाया लेकिन मैंने बोल दी थी वर्बल, द वीकर बॉन्ड्स ऑलवेज ब्रेक फर्स्ट। वीकर बॉन्ड्स जो होते हैं, दे ऑलवेज ब्रेक फर्स्ट। इसका मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप इस बॉक्स में देखो ना, तो यहाँ पे दो बॉन्ड्स दिखेंगे आपको। एक तो आपको बॉन्ड दिखेगा न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन जो उस एटम में है उसके बीच में, ये हो गया बॉन्ड नंबर वन। बॉन्ड नंबर टू होता है सोडियम एटम्स के बीच में, इसे मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं, या उनके डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब ये जो मेटालिक बॉन्डिंग है ना, ये ज्यादा वीकर है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सोडियम का उसके इलेक्ट्रॉन के साथ, ये वाला, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब आप जब एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी देंगे, तो मेटालिक बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा। मेटालिक बॉन्ड टूट रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं टूट रहा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं टूट रहा, इलेक्ट्रॉन एस्केप ही नहीं कर रहा, तो हम उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं या नहीं? ये होता। तो आप स्टेटमेंट वापस रिपीट कर सकते हैं? मैं थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही थी आपकी आवाज। हाँ अच्छा, मैं कह रहा था कि जो मेटालिक बॉन्ड है, हमने ये तो समझ लिया कि ये वीकर होता है। तो अब हम जब एनर्जी देंगे तो मेटालिक बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन एस्केप नहीं होगा, तो क्या हम फिर उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं, उस एनर्जी को जो हमने दी है? नहीं। नहीं बोल सकते बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एस्केप ही नहीं हुआ। और इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एस्केप हुआ ये जानना जरूरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ब्रेक नहीं हुआ। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों नहीं ब्रेक हुआ? क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड जो था वो वीकर बॉन्ड था, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया है वीकर बॉन्ड्स ऑलवेज ब्रेक फर्स्ट। इसीलिए उनका गैसियस में होना जरूरी है। सॉलिड में होंगे तो मेटालिक बॉन्ड टूटेगा, आयनाइजेशन एनर्जी उसको हम कह ही नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्लोरीन की एग्जांपल दी थी बिल्कुल एंड में जाके, कि अगर मेरे पास एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल, अब वो जाहिर सी बात है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं दोनों क्लोरीन एटम्स। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स, और उसको हम इस सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं।
जब हम एनर्जी देंगे तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये टूटेगा और एनर्जी सारी की सारी उसमें लग जाएगी। एनर्जी यूज किस में नहीं होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ने में। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी यूज नहीं होगी। तो अगेन इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कह ही नहीं सकते। इसीलिए ना ही तो मॉलिक्यूल को हम यूज कर सकते हैं, ना ही सॉलिड या लिक्विड को यूज कर सकते हैं। ऑलवेज नीड्स टू बी गैसियस एंड एटॉमिक। अब हमने बात की कि आयनाइजेशन हमेशा एंडोथर्मिक क्यों होती है, क्योंकि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। ये हमने बहुत डिटेल में देख लिया। ये वाला पार्ट आज की क्लास में वापस से रिपीट हो क्योंकि हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की। तो इसको मैं भी रहने देता हूँ। फिर हमने ये देखा आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में, और फिर हमने देखा कि इंक्रीज क्यों कर रही है। ये वाला पार्ट भी हम आज देखेंगे, तो इसको भी मैं अभी नहीं छेड़ा रिवाइज करने के लिए। उसके बाद ये जरूरी था, हमने डेफिनेशंस देखी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। एग्जामिनर सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन लिखेगा, डिफाइन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, डिफाइन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, 2 मार्क का। तो अब आपको डिफाइन करना है। तो आप जो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन याद की थी वही लिखना है। और अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो एंड में जो पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है उसका एक +1 चार्ज है। सेकेंड आयोनाइजेशन, तो जो पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है उसका एक +2 चार्ज है। सिंपल, ये सारी बातें आज की क्लास में रिपीट होंगी। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे ये एक पुराने कंसेप्ट से जो हमने पिछली क्लास में ही किया था। मैं यहाँ पे वापस से वो सारी चीजें लिखता हूँ। अगर एल्यूमिनियम का एक गैसियस एटम है, उसकी मैंने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की और मैंने एक इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है, एस्केप कर गया, तो इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसका जो नंबर था वो था +577 किलो जूल पर मोल। फिर मैंने की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, Al प्लस गैस, Al2 प्लस गैस, +E-। और मुझे ये पता कैसे चला ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है? या मुझे बता सकते हो आप कि मुझे पता कैसे चला ये वाली इक्वेशन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है? क्योंकि इस पे +2 का चार्ज है। बिल्कुल, हमेशा प्रोडक्ट को देखते हैं, मैं यही चेक कर रहा था। प्रोडक्ट हमेशा को देखते हैं, उस पे जो चार्ज है वो देखते हैं। तो क्योंकि प्रोडक्ट पे +2 का चार्ज है तो ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ये है +1820 किलो जूल पर मोल। और अब तीसरा वाला देख लेते हैं। Al2 प्लस गैस बन गया Al3 प्लस गैस, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का नंबर था 2740। अब यहाँ पे कल पर मोल का मतलब समझा दिया था कि एक मोल इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे बात हो रही है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी एक मोल गैसियस एटम में से एक मोल गैसियस पॉजिटिव आयन बनाने के लिए। तो पर मोल की डेफिनेशन अगर क्लियर नहीं है तो फिर मुझे बताना। अभी के लिए सवाल ये है, Y is थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट आपके पेपर 2 में आएगा। कॉपी पेस्ट सवाल आएगा कि क्यों थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है सेकंड से, या कभी कभार वो पूछ लेते हैं क्यों सेकंड ज्यादा है फर्स्ट से। एक्सप्लेनेशन उनकी सेम है, सिर्फ नंबर्स चेंज होंगे। तो इसको हम देखते हैं। ये हम समझेंगे उनकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के बाद। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, वगैरह वगैरह। हम सिर्फ रिएक्टेंट्स की बात करेंगे हर दफा। अगर एल्यूमिनियम का गैसियस एटम देखा जाए, एल्यूमिनियम जो पीरियोडिक टेबल में ना वो इस तरीके से 1327। पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास है, नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, ये पीरियोडिक टेबल में से ही मैंने डायरेक्टली निकाला। यहाँ मुझे समझ आता है ये जो नीचे वाला नंबर है ये एटॉमिक नंबर है। तो इसका मतलब एक एटम में 13 प्रोटॉन्स है, और नीचे मैं इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूँ जो कि 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस केस में, ये पहले वाले केस में। अब दूसरे केस में आते हैं। प्रोटॉन नंबर तो एक एटम या स्पीशीज की आइडेंटिटी होता है, वो तो चेंज नहीं होगा ना आयनाइजेशन एनर्जी में, तो 13 प्रोटॉन्स। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम है कंपेयर टू एन एटम। तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इंस्टेड ऑफ 13 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया। तीसरे वाले केस में भी 13 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर दफा आप ये देखना
नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक के बाद कम होते जा रहे हैं। सो इन एल्यूमिनियम 13 प्रोटॉन्स आर इन्फ्लुएंसिंग। अब ये इन्फ्लुएंसिंग का वर्ड लिखना जरूरी नहीं है, आप इन्फ्लुएंसिंग लिख सकते हो, आप अट्रैक्टिंग लिख सकते हो, ये सब आपके समझाने के लिए। सो 13 प्रोटॉन्स आर इन्फ्लुएंसिंग स्लैश अट्रैक्टिंग 13 इलेक्ट्रॉन्स in Al plus 13 protons are attracting 12 electrons. फिर in Al2 plus 13 protons are attracting 11 electrons. अच्छा, अभी केमिस्ट्री को छोड़ दो एक मिनट के लिए, मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल देता हूँ, उससे फिर हम इसको रिलेट करेंगे। आपने मूवीज में देखा होगा ना, लड़ाइयाँ हो रही होती हैं बिटवीन एक हीरो होता है और एक विलन होता है। तो अगर हीरो और विलन के बीच में जो वो जो पावर्स एक दूसरे पे लगा रहे होते हैं, अगर तो वो सेम होती हैं, तो दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से हीरो की पावर बढ़ गई, विलन की पावर उतनी है, तो कौन किस पे ज्यादा ओवर पावर होगा? विलन जीतेगा या हीरो जीतेगा, ये बताओ मुझे। हीरो जीतेगा। हीरो जीतेगा। अगर हीरो की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई, तो भी हीरो ही जीतेगा। यहाँ पे भी यही हो रहा है। पहले 13 प्रोटॉन थे, 13 इलेक्ट्रॉन थे, इक्वल इक्वल था। फिर 13 प्रोटॉन हुए और 12 इलेक्ट्रॉन हुए, विलन की पावर कम हो गई। तो यहाँ पे प्रोटॉन का इन्फ्लुएंस ज्यादा आ गया। फिर क्या हुआ? 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा आ गया। तो अब मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? न्यूक्लियर अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन इन तीनों में से किसमें है, ये बताओ। Al2 plus। Al2, बेहतरीन। Al2 plus has the strongest nuclear attraction, strongest nuclear attraction। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है बिकॉज देर आर, अब हीरो विलन नहीं लेके आ जाना ऑफ कोर्स, बिकॉज देर आर मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो सिंपल सा कंसेप्ट है ना, साइंटिस्ट ने इस कंसेप्ट को एक नाम दिया है, और इसका नाम है न्यूक्लियर पुल। ये जो कंसेप्ट है कि प्रोटॉन ज्यादा हैं इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी, इस कंसेप्ट का नाम है न्यूक्लियर पुल। और ये हम आगे भी जाके देखेंगे। अब जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ गई है, मतलब कि लेट्स से यहाँ पे एक न्यूक्लियस था और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था इस शेल के अंदर, ये जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है ये स्ट्रांग हो गई है। अब मुझे जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ने के लिए, ये ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। कम होगी। अच्छा चलो, एक यहाँ पे इसको छोड़ दो, एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, और ये प्लस मैं न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। इसकी समझ लो ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ी सी वीक है, कम लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे एक और मैंने ड्रॉ किया है एटम। इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसमें मैंने बहुत ज्यादा लाइनें ड्रॉ की हैं, तो ये स्ट्रांग है। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, इस सवाल को छोड़ दो जो मैंने पहले पूछा था, स्ट्रॉन्ग वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी या वीक वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी? स्ट्रॉन्ग वाले बॉन्ड को। स्ट्रॉन्ग वाले बॉन्ड को। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। अब जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, ऐसे सोचो कि इलेक्ट्रॉन दोनों केसेस में यहीं पे, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है ना, ये जो प्लस से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये न्यूक्लियस की पावर जो है, न्यूक्लियस की पावर यहाँ पे ज्यादा है। तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर किस में होगा, इस केस में या इस केस में? न्यूक्लियस की पावर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन किसमें सबसे ज्यादा होगी? हाँ, न्यूक्लियर अट्रैक्शन किस में सबसे ज्यादा होगी, या बॉन्ड सबसे ज्यादा किस में स्ट्रॉन्ग होगा, एक ही बात है। सेकंड वाले में। सेकेंड वाले में, करेक्ट। अब ऐसा क्यों?
यहाँ पे न्यूक्लियस को ऐसे सोच लो कि उसकी जो पावर है ना अट्रैक्ट, आप किसी भी चीज की पावर होती है अट्रैक्ट करने की, मैग्नेट्स की भी अलग अलग पावर होती है। ज्यादा पावर वाला मैग्नेट जल्दी से अट्रैक्ट करेगा, कम पावर वाला मैग्नेट आराम से अट्रैक्ट करेगा। इस न्यूक्लियस की अट्रैक्ट करने की पावर, जिसे न्यूक्लियर अट्रैक्शन कहते हैं, वो कम है। तो अब वो जब वो कम है तो वीकर बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये वाले न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, इसका न्यूक्लियर पुल ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, इसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है। इसीलिए एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ये सारी चीजें एक साथ रिलेटेड है। न्यूक्लियर पुल, जब न्यूक्लियर पुल ज्यादा है मतलब कि प्रोटॉन ज्यादा है न्यूक्लियस में, मतलब कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है, कि न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो बॉन्ड भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये पार्ट समझ आया? जी। अच्छा, अब अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इसको नंबर 2 दे देते हैं नाम, इसको नंबर 1 दे देते हैं। नंबर 2 में हमें ये समझ आ गया कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है जिसकी वजह से बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गर है। और आपने ये भी आंसर किया था कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड मतलब ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड। ये वाली एनर्जी पता है कौन सी है? ये है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी? ये ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन एस्केप कर ले। सो इसकी मैं समरी दे देता हूँ। अगर हम दो एटम्स को देखते हैं, एक एटम में प्रोटॉन्स कम है, एक एटम में प्रोटॉन ज्यादा है। ज्यादा प्रोटॉन वाला जो एटम है उसमें न्यूक्लियस की ज्यादा पावर है, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है, तो वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पा रहा है। मतलब जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, मीनिंग के स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, विच मीन्स के आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो मैं ये आखिरी वाला पॉइंट वापस लिख देता हूँ कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट इन Al2+, जिसकी वजह से मोस्ट हाई या हाईएस्ट उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। इन अदर वर्ड्स सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए तीसरे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। और ये हमें नंबर्स में भी दिख रहा है, ये 2740 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। हमें समझ आ गया क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है यहाँ पे। और वो इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर पुल सबसे ज्यादा है, ये मेन वर्ड है न्यूक्लियर पुल। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो है यूजिंग ionization energy to work out using ionization energy to work out which group an element is in। मतलब अगर आपको एग्जाम में कोई रैंडम एलिमेंट दे दिया जाए, कि वो एग्जामिनर यही कहता है कि एलिमेंट है एक्स, एलिमेंट वाई, एलिमेंट जेड, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, लेट्स सपोज एक्स, एलिमेंट एक्स है, उसका वो आपको पीरियड बता देगा। अच्छा मुझे बताओ पीरियड का मतलब क्या होता है? जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हो तो पीरियड का मतलब क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स जो होते हैं, बिल्कुल, और ग्रुप का मतलब क्या होता है? वर्टिकल एलिमेंट्स जो होते हैं, वर्टिकल ऊपर मतलब जो से। कॉलम्स होते हैं। बिल्कुल, और पीरियड होते हैं रोज। बिल्कुल सही है। तो अब वो आपको एग्जामिनर क्या कहेगा, मैं सवाल लिख देता हूँ एग्जामिनर का। सपोज एन एलिमेंट एक्स, वो कहेगा एक एलिमेंट है एक्स का। अब एलिमेंट एक्स का नहीं है, एलिमेंट का नाम ही एक्स है। ये एलिमेंट मिलता है थर्ड पीरियड में। ये पहली इंफॉर्मेशन देगा कि ये थर्ड पीरियड में मिलता है। दूसरी इंफॉर्मेशन वो जो देगा वो होगी उसकी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज की। उसकी क्या, उसकी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज मतलब कि अगर उस एक्स वाले एलिमेंट में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितनी एनर्जी रहेगी, फिर दूसरा निकालना है तो कितनी, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक के बाद एक के बाद इलेक्ट्रॉन अगर निकालना हो तो कितनी एनर्जी लगेगी। इसे कहते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक। सो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी वो आपको देगा, ये सेकंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देगा। और वो पूछेगा सिर्फ कि ग्रुप नंबर इसका बताओ। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। इस एलिमेंट एक्स की मैंने आपको पीरियड नंबर बता दिया, अब मैं आपको इसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज बताऊंगा। इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फिर इसकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फिर उसके बाद फिफ्थ।
इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है 736। अच्छा, ये सारी की सारी किलो जूल पर मोल में है, और ये जाहिर सी बात है सारी की सारी पॉजिटिव है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक होती है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है 1456। तीसरी है 7740। चौथी है 10,500। और पांचवी है 13,600। अब मैं आपसे दो सवाल करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जनरली आपको क्या दिख रहा है फर्स्ट से फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी जाते हुए? क्या आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? जनरली बताओ। बढ़ रही है। बढ़ रही है। ओके, ये तो आसान था क्योंकि नंबर बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव ज्यादा होता जा रहा है। ओके, अब मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा जो बिगेस्ट जंप है वो कहाँ पे आती है? फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, या फोर्थ से फिफ्थ में? सबसे बड़ी जंप कहाँ पे आती है? मैं इसे परसेंटेज के हिसाब से बताऊं या नंबर्स के हिसाब से बताऊं जो मुझे नजर आ रहा है? नहीं, मुझे बस एक एस्टिमेट दो, रैंडम एस्टिमेट। ये सारे नंबर को देख के सबसे बड़ी जंप कहाँ पे आती है? सेकंड और थर्ड के बीच में। सेकंड और थर्ड की बीच में, शाबाश। सेकंड एंड थर्ड जो आयोनाइजेशन एनर्जीज है उसमें सबसे बड़ी जंप आती है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, वेयर इज द बिगेस्ट। सबसे जो मेन जरूरी काम था वो हमारा हो गया, और इसी में बच्चे फंसते हैं कि उनको बिगेस्ट जंप ही समझ नहीं आती है। सो वेयर इज द बिगेस्ट जंप, हमने आंसर कर दिया। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी टू थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सवाल एग्जामिनर ने हमसे पूछा क्या था? उसने पूछा था कि मुझे ग्रुप नंबर बता दो एलिमेंट एक्स का। अब एक सबसे पहले तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि ये जो जंप आपने बताई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, इस आंसर से ग्रुप नंबर तक कैसे जाए। अभी मैं क्या बताऊंगा कि ये जो आपने आंसर दिया जंप का, सबसे बिगेस्ट जंप का, इस आंसर से ग्रुप नंबर तक कैसे जाए। पहले तो मैं ट्रिक बताता हूँ और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा हो क्यों रहा है। जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा ना सबसे पहले, मतलब कि यहाँ पे आपने बोला ना सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी टू थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, जो लेफ्ट पे नंबर लिखा हुआ होगा सेकंड, दैट इज द ग्रुप नंबर। तो यहाँ पे आंसर होगा, इट मींस एलिमेंट इज इन ग्रुप टू। एक और एग्जांपल ऐसा देखते हैं। अगर लेट से, यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा, अगर बिगेस्ट जंप होती थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी टू फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी, तो फिर मुझे बताओ किस ग्रुप में होता है एलिमेंट एक्स, अगर सबसे बिगेस्ट जंप थर्ड टू फोर्थ होती? थर्ड ग्रुप में होता है वो एलिमेंट। थर्ड ग्रुप में होता। तो आपको जो लेफ्ट वाला नंबर है वो देखना है। ट्रिक तो हमें समझ आ गई। अब हमें इसकी पीछे अंडरस्टैंडिंग समझनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर सेकंड टू थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे बड़ा जंप है तो एलिमेंट जो है वो ग्रुप टू में है। वो ऐसे कि आप ये समझो कि अगर एक शेल में ना, अभी मैं लिखना छोड़ देता हूँ, अभी से सुनो। एक शेल के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है वैलेंस शेल, उसमें अगर दो इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो दो इलेक्ट्रॉन सेम सेल में हैं जो कि हैं, उनको निकालने के लिए एनर्जी एक ही लगेगी। मतलब लेट्स ड्रॉ मैग्नीशियम का एटम यहाँ पे। ये मैग्नीशियम को मैंने न्यूक्लियस से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर उसके बाद यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मैग्नीशियम का 12 है ना एटॉमिक नंबर, सो 2,8,2। ये आपने पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ये मत समझना कि ये बस खत्म हो गया क्लास पास होने के बाद। ये हम बार बार इस जो डायग्राम है इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मैं क्या कह रहा था? मैं कह ये रहा था, आपको तो पता है हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? सबसे बाहर वाले शेल में से। पहली आयोनाइजेशन एनर्जी में ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये वाला। दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी में ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब मुझे ये बताओ, तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या इलेक्ट्रॉन इसी शेल में से निकलेगा या इनर शेल में से निकलेगा? इनर शेल में से निकलेगा। इनर में से निकलेगा। वो इसीलिए क्योंकि आउटर शेल तो खत्म हो चुकी है, दो इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों के दोनों हमने निकाल दिए। लेकिन इसका जंप से क्या ताल्लुक है? अब सुनो। एक शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
उनको निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं उनके नंबर सिमिलर सिमिलर होते हैं। मतलब पहले को निकालने के लिए 736, दूसरे को निकालने के लिए 1456, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम अगले शेल की तरफ बढ़े, मतलब अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो अगले शेल में से निकलेगा, ये वाला शेल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है। अब क्योंकि ये न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, इसमें जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा है, इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा लगेगी अगर आप कंपेयर करो सेकंड को और थर्ड को। क्योंकि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या हो रहा था, ये वाले ग्रुप में हम खड़े हुए हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। थर्ड में क्या हुआ, एकदम से हमने एक शेल नीचे ड्रॉप कर दिया और यहां से अब हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अगर आप डिस्टेंस देखो न्यूक्लियस से आखिरी वाली शेल का और न्यूक्लियस से दूसरी वाली शेल का, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये डायग्राम में नहीं दिख रहा लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है। इसकी वजह से एनर्जी में भी गैप बहुत बड़ा आएगा। तो हमें ये समझ आया कि जब हमने लिखा कि बिगेस्ट जंप इज सेकंड टू थर्ड, हमें ये पता चला कि जो आउटर मोस्ट शेल है ना, आउटर मोस्ट शेल उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर यहाँ पे जंप होता थर्ड टू फोर्थ, थर्ड टू फोर्थ, इसका मतलब कि पहले तीन जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक ग्रुप में थे, फिर हम दूसरे शेल में हमने मूव किया, इसीलिए फोर्थ की इतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी आई। तो हमने ये पता लगा लिया कि आखिरी वाले जो शेल है उसमें तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्रुप नंबर बताता है कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पीरियोडिक टेबल की एक ट्रिक है। अगर आप ग्रुप वन में हो, लेट सपोज आप ग्रुप वन में हो, सोडियम को देख रहे हो, तो हमेशा सोडियम के आखिरी वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप टू में हो, आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप थ्री में देख रहे हो, आखिरी वाले शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात आपको पता है, ये वाली ट्रिक? जी। हाँ। तो ये बस बात थी कि अगर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी तक बिल्कुल सही जा रहा है, कोई बड़ी जंप नहीं है, इसका मतलब हम आखिरी वाले शेल में ही अभी खड़े हुए हैं। जब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा आई, इस जंप का मतलब क्या है, कि हम दूसरी शेल पे मूव ऑन कर गए। मतलब कि आखिरी शेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। So from here we understand that the last shell in this case contains two electrons, meaning it is in group 2। ये वाली एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई कि कैसे हम जंप से ग्रुप 2 के आंसर तक पहुंचे? जी। चलो ओके। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स लुक एट मैग्नीशियम। अच्छा, ये भी मैग्नीशियम का ही एक ही एग्जांपल है कि उसमें भी सेकंड टू थर्ड में सबसे ज्यादा जंप आएगी। लेकिन इसकी मैं एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ, ये तो मैंने आंसर लिखा है ना। जो भी मैंने अभी सारी चीजें एक्सप्लेन की ना डिटेल में, अब मैं इसको लिखता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम इनर शेल। जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो इनर शेल में से रिमूव हुआ है। यहाँ पे कीवर्ड है शेल चेंज। मतलब कीवर्ड एज एन ऐसा नहीं कि आपको लिखना है, समझने वाला कीवर्ड। शेल में चेंज आया है, शेल नंबर में चेंज आया है। एंड द इनर शेल इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से अब जो इलेक्ट्रॉन को निकलना होगा इनर वाली शेल में से, उसके लिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। बहुत सिंपल सा रूल है। जब भी आप कभी पूरे चैप्टर में देख लेना, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बढ़ेगा, मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। Here the big jump in ionization energy occurs after the second ionization energy, meaning there are two electrons that are relatively easy to remove. And why are they relatively easy to remove? Because they are in the same shell. शेल चेंज करोगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा चेंज करेगी। सो एनर्जी में बहुत बड़ा जंप दिखाता है कि शेल में चेंज आ रहा है। So there are two electrons in the outermost shell are relatively easy to remove, while the third electron
is much more difficult because it comes from the inner shell. And this inner shell is closer to the न्यूक्लियस। अब मैं सिर्फ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज का एक एग्जांपल देता हूँ और उसमें आप मुझे बताना कि ये किस ग्रुप में एलिमेंट फाउंड होगा। मैं आपको पीरियड वगैरह कुछ नहीं बता रहा, मतलब पूरा सवाल नहीं लिख रहा, सिर्फ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज बता रहा हूँ। दिस इज 786, सेकेंड वाली है 1580। अब मुझे बताओ सबसे बड़ी जंप कहाँ पे आई है? 4 और 5 के बीच में। 4 और और 5 ये के जो बीच में। एलिमेंट होगा ये ग्रुप 4 में होगा। करेक्ट। तो मतलब अब ये आपको समझ आ गया कि जंप कैसे पता लगानी है और जंप से ग्रुप नंबर तक कैसे जाना है। ये कंसेप्ट यहाँ पे पूरा होता है। अच्छा, मुझे एक अब क्वेश्चन पूछना है। जी जी। इलेक्ट्रॉन्स मैटर करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के लिए? अगर जैसे कोई कंप्लीट शेल है तो उस पर ज्यादा एनर्जी लगेगी? नहीं नहीं, उसमें वो वाला फैक्टर नहीं आता कि शेल ज्यादा है या स्टेबल है, वो वाली चीज नहीं है। इट्स जस्ट वो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। अभी मैं वही कंसेप्ट शुरू करने वाला हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सही है। तो ये था हमारा अगला टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं सिर्फ 3 लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जितने फैक्टर्स हैं मैं उतने ही लिख रहा हूँ और वो टोटल ही 3 है। और आप हमेशा 3 ही फैक्टर्स ये वाले यूज करोगे। सबसे पहला फैक्टर जो कि हमने अभी अभी देखा इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, जिसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं। या इसके लिए एक और वर्ड था, ये आप बता सकते हो? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नहीं नहीं, ये जो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस था या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, उससे रिलेटेड कोई एक वर्ड हमने अभी ऊपर पढ़ा था। एटॉमिक नंबर। नो नो नो, ये हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पुल की। ये था मेन चीज, ये वाला जो कीवर्ड है ये आप बिल्कुल दिमाग में रखना, क्योंकि ये जब आप लिखोगे ना फैक्टर्स, सवाल आते हैं कि राइट द फैक्टर्स, या सवाल कुछ ऐसा आएगा कि आपको सारे फैक्टर्स सोचने पड़ेंगे। तो न्यूक्लियर पुल सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। न्यूक्लियर पुल भी कह सकते हैं इसे, इसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं, इसे चार्ज ऑन द न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। मोर द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, the more positively charged the nucleus is. And the more strongly electrons are attracted to it. बहुत सिंपल सेंटेंस। जितने ज्यादा न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे, जितने ज्यादा न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे, उतना ज्यादा न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रली चार्ज, उनका कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन ऑन द अदर हैंड पॉजिटिवली चार्ज। अब जितने ज्यादा प्रोटॉन, उतना ज्यादा न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू इट। इन अदर वर्ड्स, the greater the number of protons in the nucleus, the greater the nuclear attraction or the nuclear pull. अब इसको मैं एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे एक एटम था जिसके 3 प्रोटॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे। एक एटम है जिसके 4 प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन उसका यहाँ पे। और ये एरो से मैंने दिखा दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
और ये 6 प्रोटॉन वाला यहाँ पे। न्यूक्लियर पुल सबसे ज्यादा किस में होगा, 3, 4, 5 या 6? कौन से वाले आइटम में? लास्ट 6 वाले में। लास्ट वाले में, करेक्ट। वो इसलिए क्योंकि मोर प्रोटॉन्स का मतलब होता है ज्यादा स्ट्रोंगर अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये जरूरी है दिमाग में रखना, क्यों? जब भी हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में फाउंड होता है, जिसकी अभी बारी आने वाली है रिमूव होने की। तो जब भी हम न्यूक्लियर अट्रैक्शन की बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर पुल भी यही चीज है, द पुलिंग ऑफ द न्यूक्लियस, द पुलिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जिसकी हम बात करेंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। सो अभी सिक्स वाला बिल्कुल सही था आंसर, कि मोर प्रोटॉन्स। इसका मतलब कि स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये, इसको स्टोरी की तरह समझो। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है, harder to remove the electron, which means कि आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ये हमने रिलेट कर दिया न्यूक्लियर पुल को आयोनाइजेशन एनर्जी से। द ग्रेटर द न्यूक्लियर पुल, या अगर न्यूक्लियर पुल मुश्किल हो रहा है ना याद रखने में, छोड़ दो। आप याद रखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर आप कोई आपको दो चॉइसेस दे, एक एटम में कम है और एक में ज्यादा प्रोटॉन्स है, ज्यादा प्रोटॉन्स वाले की ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी, मतलब उसकी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। ये रूल हमें याद रखना है। इसमें मैंने स्टार भी लगा दिया। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। सेकंड फैक्टर इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। मैं इधर केस ए बनाता हूँ और एक केस बी बनाता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स बनाता हूँ। दोनों केसेस में से आप मुझे बता सकते हो ए या बी में से सबसे ज्यादा डिस्टेंस बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस किसमें? सबसे ज्यादा बी में और सबसे कम ए में। बिल्कुल, अगर सबसे ज्यादा बी में है तो मुझे बताओ कि ये जो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, वो स्ट्रांग होगी या वीक होगी बी में? वीक होगी। वीक होगी, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि वो दूर है। सिंपल, कोई चीज अगर दूर होती है तो उसको अट्रैक्ट करना भी ज्यादा मुश्किल होता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वीक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इट इज इजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट ही इस बेस पे बना है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी मुश्किल होती है, कितनी आसानी होती है, कितनी ज्यादा एनर्जी है, कितनी कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो जब भी हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालने की आसानी की भी हमेशा बात करेंगे। तो वीकर अट्रैक्शन, easier to remove the electron, lesser ionization energy। और यहाँ पे इसका उल्टा हो रहा है कि यहाँ पे strong attraction है between the nucleus and valence electrons। दिस मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की जब बात आती है सो इट विल बी हार्डर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली, विच मीन्स कि आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें ज्यादा होगी। अब आपको ये भी अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आउटर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? कम होती जाएगी। मतलब कम होती जाएगी, करेक्ट। सो डिस्टेंस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन, ये अच्छा, ये मैं पूछना भूल गया, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट आपको पता है? जी। ओके, बेहतरीन। सो डिस्टेंस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। ये दूसरा रूल हमारे पास आ गया जो हमने समझ लिया। द ग्रेटर द डिस्टेंस द लेस ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है ना, वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। सो अट्रैक्शन फॉल्स ऑफ वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस। ये कुछ आपको याद, ये बायो नहीं है कि आपको लाइक हर पॉइंट याद रखना है। अगेन, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली मूव ऑन। अट्रैक्शन फॉल्स ऑफ वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें क्लोजर टू द न्यूक्लियस, एन इलेक्ट्रॉन closer to the nucleus will be much more strongly attracted. An electron closer to the nucleus will be much more strongly attracted than further away वाला इलेक्ट्रॉन। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस से दूर है। अब आते हैं तीसरे फैक्टर पे। तीसरे फैक्टर की थोड़ी सी हमने कल बात की थी, बल्कि बात की भी नहीं थी आई थिंक, और ये है शील्डिंग इफेक्ट। इसको कभी कभी शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, कभी कभी इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। अब मैं एक एग्जांपल से इसको सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझाता हूँ। सपोज एक क्लास है, और इस क्लास में यहाँ पे टीचर खड़ी हुई है। यहाँ पे बॉक्सेस से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया स्टूडेंट्स को। ये मैंने स्टूडेंट्स बना दिए, बहुत सारे बच्चे बना दिए। अब मुझे ये बताओ, टीचर जो यहाँ पे खड़ी हुई है वो ये वाला स्टूडेंट को बुलाते हैं। ये जो और ये आवाज जो टीचर की है वो इस तरीके से जा रही है। अब मुझे ये बताओ कि टीचर की जो आवाज है, क्या ये बच्चे, ये तीन जो मैंने रेड मार्कर से हाईलाइट किए हैं, क्या ये बच्चे टीचर की आवाज को ब्लॉक करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे, क्योंकि ये टीचर और स्टूडेंट जिससे वो मुखातिब है, जिससे वो बात कर रही है, उनके बीच में आ रहे हैं। तो इन्हें मैं कह सकता हूँ शील्डिंग स्टूडेंट्स। शील्डिंग स्टूडेंट्स। सेम वाला केस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में भी आता है। अगर एक न्यूक्लियस है जिसको मैंने प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज्ड, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन आ गए पहले शेल में, और दूसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये बताओ कि इस एटम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये नंबर वन, नंबर टू या नंबर थ्री, कौन सा निकलेगा? नंबर 1। नंबर वन। मतलब जब हम न्यूक्लियर अट्रैक्शन की बात करेंगे तो न्यूक्लियस और इसकी बात करेंगे। अब ये बताओ कि इनकी जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है ये कितने इलेक्ट्रॉन्स ब्लॉक कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये जो मैंने पाथ बनाया है सिर्फ इसी को नहीं देखना। मतलब ये जो शेल है ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रॉन्स खड़े तो रहते नहीं है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव भी कर रहे होते हैं, तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है। बल्कि चलो मैं इसी तरीके से बना देता हूँ अभी के लिए। एक सेकंड, यहाँ पे बना दिए। इलेक्ट्रॉन्स तो अपने ऑर्बिटल्स में स्पिन कर रहे होते हैं ना। अब मुझे बताओ कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको ब्लॉक कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन्स ब्लॉक कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं कहूंगा कि इस एटम में दो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस एटम में टू शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। व्हाट आर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? इसकी एक डेफिनेशन है जिससे आप हमेशा 100% आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन शील्डिंग है, कौन सा नहीं है। Shielding electrons are the electrons which are present between nucleus and वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो वाले इलेक्ट्रॉन या वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे बाहर वाली शेल में हो। तो दैट्स इट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। अब अगर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, जैसे अगर यहाँ पे बच्चे तीन की जगह में छह बना देता, तो क्या टीचर की आवाज कम ब्लॉक होती या ज्यादा ज्यादा ब्लॉक होती? ज्यादा होती। ज्यादा ब्लॉक होती। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अगर दो की जगह छह बना देता तो जाहिर सी बात है ज्यादा ब्लॉक होती।
सो जितनी ज्यादा शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते जाते हैं, जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना कम होता जाता है। ये था रिलेशन बिटवीन शील्डिंग इफेक्ट एंड न्यूक्लियर अट्रैक्शन। और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होता है, तो ऑब्वियसली उसके बाद वाली चीज है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है, क्योंकि ये दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक की, ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ही कम होगी, तो फोर्स की स्ट्रेंथ भी कम होगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात कर रहे थे, मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, इसमें आप मुझे बताओ कि शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सेकंड। ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है। मुझे बताओ कि शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें। 10। 10, करेक्ट। So this particular atom has 10 shielding electrons. So जो मैं ऊपर बात बताते हुए एक्सप्लेन कर रहा था, उसको मैं अब लिख देता हूँ कि जो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स, सारी एक ही चीज है। सो रिस्पॉन्सिबल दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब अब हमें हमारा तीसरा वाला भी फैक्टर मिल गया, कि शील्डिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ये थी हमारी आज की क्लास की आखिरी चीज। अब मैं आपसे एक के बाद एक के बाद एक लाइक रैपिड फायर सवाल पूछता हूँ, मुझे बताना है, ओके। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड न्यूक्लियर अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Directly, correct. Distance of outer electron from the nucleus and ionization energy, direct या inverse? इनवर्स। Inverse. Nuclear pull and ionization energy, डायरेक्ट। direct. And shielding effect and ionization energy, इनवर्स। inverse. और ये सारे जो inverse और direct है, ये क्यों है, ये आपको समझ आई ये चारों का। जी। ओके, तो फिर आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। अब मुझे आप बता दो, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चंस तो नहीं अभी, लेकिन मेरे क्वेश्चंस वही हैं, जनरल ट्रेंड्स हैं, लेकिन वो आपने बोला था कि आगे पढ़ लूंगा तो फिर वो बस आगे। अगली क्लास में हम शुरू ही सबसे पहला सवाल करेंगे, एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज, और उसके बाद ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन सेकंड एंड थर्ड पीरियड। तो वो अगली क्लास में आएगा। सही है। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।